डियर स्टूडेंट्स, एसएससी एग्जाम की जो प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज हम लोग ले रहे हैं, उसमें आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का 10th पेपर ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो 2021 के पेपर एसएससी सीजीएल के 2022 में हुए थे, उन पेपर्स को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 2022 के दिसंबर में एग्जाम होने जा रहा है, उसमें इन पेपर के सॉल्यूशन को देखना आपको नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात और कि चूंकि एसएससी सीजीएल में 2022 में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, गणित की तुलना में इंग्लिश लैंग्वेज के मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं। अब गणित केवल मेंस में 90 मार्क्स की रह गई है और इंग्लिश आपकी 135 मार्क्स की हो गई है। इसलिए प्रीवियस पेपर के इन सॉल्यूशन को देखना आप सभी एसएससी सीजीएल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आज हम लोग 2021 के जो पेपर हैं, जो यहाँ लिखा है एसएससी सीजीएल 2021, जो 18 अप्रैल 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का, उस पेपर को हम आज यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ग्रामर से रिलेटेड है। इसके अंदर बेसिकली एक पार्ट जो है वो यहाँ से ये बोल्ड होना चाहिए था, ये हमारी गलती से बोल्ड नहीं हुआ है। फ्रॉम अनदर चैनल ये जो है ये बोल्ड होना चाहिए था। अब अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट गलत है तो इसकी जगह पर सही कौन सा पार्ट होगा ABCD में से? अगर ये सही है तो आपको नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड आपको आंसर देना है। तो देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। दिस टीवी चैनल हैज ए लार्जर व्यूअरशिप फ्रॉम अनदर चैनल। तो देखिए यहाँ पर एक चैनल को, जो टीवी का जो एक चैनल है, उसको अन्य चैनल से कंपैरिजन किया गया है, कंपैरिजन तुलना की गई है और इसलिए यहाँ पर लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री लार्जर दे दी गई है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो बोल्ड पार्ट दिया गया है फ्रॉम अनदर चैनल, कंपैरेटिव डिग्री में आपको मालूम है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन का प्रयोग होता है, इसके बाद फिर जिससे कंपैरिजन है वो होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज एब्सोल्युटली गलत है। फ्रॉम तो यहाँ होगा ही नहीं, यहाँ होना चाहिए देन एनी अदर चैनल। क्या होना चाहिए? जो कि यहाँ पे दिया हुआ देन एनी अदर चैनल। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा बी। सेंटेंस बन जाएगा दिस टीवी चैनल हैज ए लार्जर व्यूअरशिप देन एनी अदर चैनल। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये गलत है, ये होना चाहिए देन एनी अदर चैनल। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड, यानी ये वॉकअप का पार्ट है। और कहा गया कि वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कोई व्यक्ति जो पढ़ नहीं सकता है, लिख नहीं सकता है, यानी वो अनपढ़ है। क्लियर? एक तो हो गया कि अनपढ़ है, एक है वन हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता है तो वो पढ़ा लिखा लिटरेट है। तो जो नहीं पढ़ लिख सकता वो तो अनपढ़ है, जो पढ़ लिख सकता है वो पढ़ा लिखा है। तो यहां पर ये दिया वन हु कैन रीड एंड राइट, इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर आपका सही जो इसका मीनिंग है वो लिटरेट, यानी पढ़ा लिखा। अब देखिए यहां पर कुछ शब्द और दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है किसी भी पद पोस्ट के लिए यदि वो व्यक्ति योग्य है, उसके लिए पात्र है, तो वो एलिजिबल कहलाता है। और ये दिया हुआ है इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है कोई भी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब इसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकता, पढ़ नहीं सकते, तो ये अपठनीय है। जिसे क्या बोलना चाहिए? अपठनीय, जिसे पढ़ा नहीं जा सके। तो यहां पर वन हु कैन रीड एंड राइट का मतलब तो है पढ़ा लिखा यानी लिटरेट। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, उसका मतलब है इलिटरेट। आपका सही आंसर होगा बी, यानी लिटरेट। नेक्स्ट है, आपको एक शब्द का सिनोनिम पूछा गया और वो शब्द है फाइनल। फाइनल का मतलब होता है अंतिम। ठीक है, अब यहां पर इसका सिनोनिम पूछा गया, तो देखिए फॉरवर्ड का मतलब तो होता है कि दो में से कोई एक पहला वाला, तो यह आपका आंसर नहीं हो सकता। अलाउड का मतलब होता है जिसको किसी काम को करने की अनुमति दे दी गई हो, परमिशन दे दी गई हो, अलाउ कर दिया गया हो, वो भी नहीं हो सकता। ये फॉरबिडन बेसिकली फॉरबिड की थर्ड फॉर्म है। यहां पर यह फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने के लिए मना करना। ठीक है, तो उसकी थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। तो यहां पर फाइनल में ये भी मीनिंग नहीं हो सकता।
तो फाइनल का मतलब हो गया है कंक्लूडिंग, यानी अंतिम रूप से निष्कर्ष के तौर पर जो अंतिम में जो चीजें हैं वो फाइनल होती है। तो यहां पर फाइनल का जो सिनोनिम होगा वो होगा कंक्लूडिंग। क्लियर। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये आपका देखिए जो दिया हुआ है, आपका एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, कि ये सब होच पोच कौन कर रहा है, ये सब मैस या गड़बड़ झाला कौन कर रहा है। यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कर रहा है। तो देखिए जब हु से क्वेश्चन पूछते हैं तो जनरली आपका सेंटेंस बाय हुम से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? बाय हुम, क्योंकि यहां पर ये हु ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सॉरी सब्जेक्टिव फॉर्म है, और इस हु की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हुम। ठीक है। दूसरा टेंस देखिए, ये इज क्रिएटिंग बेसिकली यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस है। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका पैसिव वॉइस हो जाता है इज बीइंग क्रिएटेड, इज बीइंग क्रिएटेड, और दिस मैस यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड जो होगा वही आपका आंसर होगा। अगर आप इन सब में आंसर देखें तो देखिए ये चूंकि इज बीइंग क्रिएटेड यहां पे दिया हुआ है, बाय हुम भी दिया हुआ है, दिस मैस को यहां पर सब्जेक्ट बना दिया गया, तो आपका सही आंसर तो ये ए ही है। बाकी क्यों नहीं हो सकता? ये परफेक्ट के एक्टिव वॉइस इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि होना चाहिए था इज बीइंग क्रिएटेड, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो आर, सब्जेक्ट यदि आइए तो एम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी परफेक्ट में दे दिया गया पैसिव वॉइस, और ये भी नहीं हो सकता, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं दिए। तो आपका आंसर है ए। ओके। अगला सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दिया गया है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में दिया गया, इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहेगा। ठीक। फिर दिया हुआ देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल, क्या स्नोफॉल होगा या होने जा रहा है, दैट कंजक्शन से जुड़ा जाएगा ये, और ये प्रेजेंट में ही रहेगा। तो सही मायने में दैट से जोड़कर एज यूजुअल सेंटेंस को हमें लिखना होगा, तो ये होगा अजय सीज दैट देयर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल। अब देखिए यहां पर इज गोइंग टू बी ए स्नोफॉल कहां पर है, तो ये देखिए यहां पर ये तो सेड हो गया, इसलिए ये तो हो गई, दोनों होंगे ही नहीं, क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब को पास्ट में चेंज नहीं कर सकते। जिस टेंस में होता है रिपोर्टिंग वर्ब है उसी टेंस में होता है, बल्कि रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से इस रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। ठीक। दूसरा ए आंसर इसलिए नहीं होगा कि ये प्रेजेंट है तो इन्होंने तो इसको पास्ट कर दिया, ये पास्ट नहीं होगा। हाँ, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता अजय सेड तो फिर ये वॉज गोइंग हो जाता, पर चूंकि ये प्रेजेंट में है तो फिर ये प्रेजेंट में ही रहेगा। तो आपका आंसर होगा बी। क्लियर। ये नेक्स्ट देखिए, अगला आपका एक दिया हुआ है एंटोनिम पूछा गया है, और पूछा किसका गया है? एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब है कि ऑफिशियली किसी व्यक्ति को उसके अपराध से, उस पे जो ब्लेम लगाया गया है, उस आरोप या दोष मुक्त कर देना, आरोप या दोष मुक्त कर देना ऑफिशियली। ठीक। अब इसका इन्होंने उल्टा पूछा गया है एंटोनिम। तो देखिए एग्जेम्प्ट का मतलब होता था किसी को किसी चीज में छूट दे देना, एब्जॉल्व का मतलब होता है कि औपचारिक तौर पर किसी को दोष मुक्त कर देना, एक्विट का मतलब होता है कि कोर्ट वगैरह में किसी का जो अपराध था उस अपराध से मुक्त कर देना। तो ये तो ऑलमोस्ट इसके सिनोनिम हो गए, एक्सोनरेट, एब्जॉल्व एंड एक्विट तो एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। अब यहां पर है कि किसी को दोष मुक्त करने की बजाय उसको उसमें इन्वॉल्व कर लेना, और उसके लिए एंगेज जो दिया हुआ है ये आपका इसका एंटोनिम है, जो कि आपका ऑप्शन यहां पर सी सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए हुए उनमें से कोई एक आना चाहिए। ये यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट बट लेटर यू विल गेट यूज्ड टू वेयरिंग ए मास्क, कि शुरुआत में आपको इसमें कुछ परेशानी होगी, लेकिन बाद में आप इस मास्क को पहनने के आदी बन जाएंगे। गेट यूज्ड टू का मतलब होता है किसी चीज का आदी बन जाना। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये यूज्ड टू, इसके 2 यूज है, सभी स्टूडेंट ध्यान दें इस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहें तो इसको एक मॉडल वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, और ऐसे में ये पास्ट हैबिट को दिखाता है। किसको दिखाता है? पास्ट हैबिट।
जैसे मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था, इट मीन्स अब नहीं खेलता। ही यूज टू स्मोक, वह धूम्रपान किया करता था, इट मीन्स वह अब नहीं करता है। तो पहला तो वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होगा। दूसरा, आप इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, और जब ये एडजेक्टिव के रूप में यूज होगा तो इसके पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब, जैसे इजारम वोजवर या जैसे जीटी गेट जैसा जो शब्द है, प्लस यहां पर यूज टू समथिंग और यूज टू डूइंग समथिंग, ये दो यहां पर इसके ऑप्शन बनते हैं। यूज टू समथिंग एंड टू बी यूज टू डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज का आदी होना या किसी काम को करने का आदी होना, अभ्यस्त होना, यानी शीघ्र उसकी आदत हो जाएगी, ये मान लीजिए। तो यहां पर गेट जो है ये लिंकिंग वर्ब है, यूज टू वेयरिंग मास तो यूज टू डूइंग समथिंग, ये आ गया ना, देखिए। तो ये एज एन एडजेक्टिव यहां पर यूज हुआ है। तो कहा गया है कि आपको शुरुआत में इसमें कुछ डिफिकल्ट या आपको लगेगा, आपको डिफिकल्ट महसूस होगा या आप डिफिकल्ट पाएंगे, लेकिन बाद में आप इस मास्क, देखिए कोरोना के टाइम पर सभी लोगों को मास्क पहनना कंपलसरी हो गया था, तो शुरू शुरू में सबको नाक और मुंह ढक के बड़ा अजीब लगता था, पर उसको रेगुलरली यूज करने से उसकी आदत हो गई थी। तो वो ही है। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक में एट फर्स्ट सबसे कहना चाहिए अप्रोप्रिएट यहां पर ऑप्शन होगा। एट द फर्स्ट कहने की एट फर्स्ट, शुरुआती तौर पर, ठीक। नेक्स्ट आ जाइए, और नेक्स्ट आपका एक शब्द का एंटोनिम पूछा गया है, और यह शब्द ऑब्सक्योर। देखिए ऑब्सक्योर का मतलब यहां पर बेसिकली दो मीनिंग है। एक तो होता है कि समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझने में बहुत मुश्किल है, यानी वो अस्पष्ट है, साफ नहीं है, ऑब्सक्योर है। यह एक होता नॉट वेल नोन, वो आप से उसका परिचित नहीं है या आप उसको बारे में ज्यादा जानता नहीं है, वो वेल नोन नहीं है। अब इसका उल्टा पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए यहां पर ब्लर्ड, तो जैसे कोई पिक्चर वगैरह होती है जो धुंधली हो जाती है ना, उसे कहते हैं। तो ये तो इसका ऑलमोस्ट सिनोनिम हो गया ऑब्सक्योर का। एपेरेंट यहां पर बिल्कुल है, इजी टू अंडरस्टैंड, तो सही ऑप्शन यहां पर एपेरेंट ही होगा। एपेरेंट, इजी टू अंडरस्टैंड, यानी प्रत्यक्ष रूप से कोई साफ साफ आपके सामने क्लियर है और आप उसको क्लियरली समझ सकते हैं। क्लाउडी का मतलब है जो बादल से घिरा हुआ, इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं जो क्लियर नहीं है, ठीक है। देखिए अकेले VIL वेल का एक मीनिंग होता घूंघट, दूसरा होता किसी से ढके होना। यहाँ वेल्ड का मतलब है किसी चीज से ढके हुए होना, कवर्ड होना, यानी वो जो है अगर ये कोई राइटिंग में है तो वो इजीली क्लियरली एक्सप्रेस्ड नहीं है, छिपी हुई बात है वहां पर, ठीक। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा अपेरेंट। अगला देखिए ग्रामर से रिलेटेड पार्ट है, और इसके अंदर कोई एरर के बारे में पूछा गया है। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेंटेंस है इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 hours। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और यहां पर कहा गया कि 2 घंटे से बारिश हो रही है। टेंस तो ये बिल्कुल सही है। यहां पर ये जब टाइम बताया जाता है तो टाइम 2 तरीके से बताया जाता है। यदि ये कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम सिंस का यूज करते हैं, और यदि ये कोई पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लोग 4 का यूज करते हैं। तो 2 घंटे तो ये एक ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो यहां सिंस की बजाय 4 का यूज होना चाहिए। इट मीन्स आपका ए पार्ट में एरर है, यानी सिंस की जगह पर क्या होना चाहिए, FR4। बहुत आसान है। जिस दिन से हम लोग 10 सीखना शुरू करते हैं ना, 9-10 से, तब से सिंस और 4 का यूज सिखाया जाता है। इसलिए आपके लिए ये बहुत आसान सी चीज है, कोई कठिन नहीं है। आइए अगला देखिए, यहां पर एक शब्द दिया गया है, इसका सिनोनिम पूछा गया है, और ये शब्द है स्क्वॉक। ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल वर्ड है, कठिन है, इसमें कोई डाउट नहीं। इस स्क्वॉक के 2 मीनिंग है। एक तो जब पक्षी बहुत जोर जोर से चहचहाते हैं, यानी पक्षियों की बहुत जोरदार आवाज, जोर जोर से काऊ 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 करते हैं, तो उसे स्क्वॉक कहते हैं।
दूसरा, जब आदमी गुस्से में होता है, एकदम आश्चर्य के अंदर जोर से चिल्लाता है, तो उसको भी हम स्क्वॉक कहते हैं। वैसे ये वर्ब भी है तो ये नाउन भी है। तो इसका मतलब सीधा सा है, यहां पर जोर से चीखना चिल्लाना, चाहे पक्षियों का जोर से चीखना चिल्लाना हो, चाहे गुस्से में किसी व्यक्ति का चीखना चिल्लाना हो। ठीक, तो सजेस्ट आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब तो सुझाव देना होता है। एक्सप्लोर का मत भी यहां पे सही नहीं है, और कॉनॉट भी इसका यहां पर सही मीनिंग नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका सही है स्क्रीन। क्या होगा? ये स्क्रीन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहां पर एक पार्ट को बोल्ड होना चाहिए था, जो यहां पर किसी कारण से हमारी गलती से बोल्ड नहीं हुआ है। ठीक है? और वो पार्ट था यहां पर बेसिकली जो सब्स्टिट्यूट जो होना चाहिए था, ये वाला पार्ट जो है ये बोल्ड होना चाहिए था। इन स्पाइट ऑफ माई निस, ठीक, ये मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए था। अब ये पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है, यानी ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत हो सकता है। अगर ये गलत है तो इनमें से चार में से कौन सा ऑप्शन होगा? और अगर सही है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आ जाएगा। सेंटेंस पढ़िए। इन स्पाइट ऑफ माई निस डॉग कैस्पर इज वेरी मिस्चीवस, ही इज लवेबल। ध्यान दीजिए, ये कहा गया कि मेरी जो निस का कुत्ता डॉग है वो बहुत मिसचीवस है, यानी बहुत शरारती है, इसके बावजूद वह बहुत प्यारा है। लेकिन यानी वो कुत्ता जो है मेरी भतीजी का, कैस्पर नाम है उसका, वो बहुत शरारती है, लेकिन फिर भी क्या है? बहुत प्यारा है। यहां दो कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस को जोड़ा गया है। ध्यान दीजिएगा। और जब कभी भी हम दो कॉन्ट्रास्ट कहना चाहिए बात को एक्सप्रेस करने वालों को जोड़ते हैं, तो हम ऑल्दो या दो से जोड़ते हैं। और यह भी है कि जब आप इस दो या ऑल्दो से दो सेंटेंस जोड़ते हैं, तो देखिए उसके अंदर अपने आप के अंदर बट का यूज होता है। यहां पर सेंटेंस फ्री है, तो यहां पर यह बट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहां पहले पार्ट में होना चाहिए ऑल्दो माई निस डॉग, मेरी जो निस है उसका कुत्ता, कैस्पर इज वेरी मिस्चीवस, कि वो बहुत मिस्चीवस है, ही इज लवेबल, लेकिन वह फिर भी बहुत प्यारा है। तो ये लेकिन के लिए बट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहां पर सी जो है वो यहां सही ऑप्शन होगा। ओके, आइए अगला। आपका यहां पर चार सेंटेंस दिए गए हैं। क्या दिया गया है? चार सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था इन चारों सेंटेंस को जंबल्ड कर दिया गया है। सेंटेंस जो है वो क्या जंबल्ड ऑर्डर में है। आपको लॉजिकली सोचते हुए और इन सेंटेंस का मीनिंग समझते हुए इन्हें एक पैराग्राफ के रूप में लेना है कि इन चार में से पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे पर कौन सा आएगा। इसके लिए मैंने देखिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हर वीडियो में मैं बता रहा हूं, फिर मैं उनको रिपीट कर दूं। नंबर एक, यदि कोई भी सेंटेंस किसी कंजंक्शन से शुरू होता है या सेंटेंस कनेक्टर से शुरू होता है, तो वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे यहां पे फर्स्टली और फॉर इनहेलेशन। यदि कोई सेंटेंस किसी प्रोनाउन से भी शुरू होता है तो वह भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। जैसे इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, तो ये इट किसके लिए आया, किस नाउन के लिए यूज हुआ, वो नाउन वाला उसका पहले वाला सेंटेंस होगा। दूसरा, दो सेंटेंसेस के बीच में यदि कुछ कॉमन वर्ड्स हैं, कॉमन वर्ड्स अगर हैं, तो वो एक दूसरे के आगे पीछे के सेंटेंस होने के चांसेस होते हैं। कॉमन वर्ड्स ढूंढने अगर आप, तो वो एक दूसरे के आगे पीछे सेंटेंस होते हैं। ठीक, तो आइए एक बार इसको जल्दी से पढ़ते हैं। फर्स्टली, इट प्रोवाइड्स एयर फॉर रेस्पिरेशन, सर्व्स सेंस ऑफ स्मेल, कंडीशंस द एयर बाय फिल्टरिंग, वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग इट। तो ये कह रहे हैं कि भाई रेस्पिरेशन के लिए हवा प्रोवाइड करता, कौन प्रोवाइड करता है? तो कहने मतलब कि नाक के थ्रू जाता है। और किसी भी स्मेल को जानने का, सेंस करने का बारे में भी यही ज्ञान देता है। ठीक है, इसके अलावा ये एयर फिल्टर और कंडीशनिंग करता है, गर्म है, ठंडी है, उसके अंदर मॉइस्टनिंग, यानी अगर बहुत गर्मी हो तो उसके अंदर मॉइस्चर भी पैदा करता है। कौन? तो यहां पे देखिए, द नोज इज द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर बिटवीन द आईज
दैट सर्व्स एज द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, कि जो नाक है जो दो आंख के बीच में होता है, क्लियर, ये हमारे सांस लेने के लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जो नाली है, श्वसन नली जिसे कहते हैं, उसके एंट्रेंस के रूप में, उसके गेट के रूप में काम करता है। तो निश्चित रूप से ये पहला चांस है, और ये नाक ही एयर प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए, तो ये बी के बाद ए के चांस हो गए। ठीक, अब देखिए, फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज separated from one another by a wall of cartilage and called the septum, कि हमारे जो क्या नाम से सांस लेने के लिए इसमें दो कैविटीज होती हैं जिनको एक कार्टिलेज वॉल से अलग अलग कर दिया गया, जिन्हें सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाक क्या करता है, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर, कि एयर को फिल्टर करने के अलावा, देखिए यहाँ पे इसमें आया है ना फिल्टर वगैरह, तो इस ए के बाद जस्ट ये डी होना चाहिए, तो फिर से अपने आप ही लास्ट हो गया। तो आपका जहां बी और ए जिसमें वो तो आंसर होगा, बाकी नहीं होगा। पहले तो यही देख लीजिए, सिर्फ बी और ए, तो इसका मतलब इन दो में चांस है, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, और ये चूंकि बी ए डी सी आ गया, तो आपका जो सही होगा वो होगा सी। क्लियर है? आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, और ये अगेन देखिए ग्रामर से रिलेटेड आपका एक सेंटेंस आ गया है। यहां पर एक सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में गलती हो सकती है, गलती नहीं है तो नो एरर वाले को हम ऑप्शन में आंसर दे देंगे। ये एवरी सैटरडे, हर शनिवार को, द वर्कर्स गेट्स देयर वीकली वेजेस, कि जो मजदूर वर्कर्स हैं उन्हें हर सैटरडे को उनका साप्ताहिक जो पारिश्रमिक है, जो कहना चाहिए मजदूरी का पैसा है, वो मिल जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है, तो वर्ब में या एस एस लगाने की जरूरत नहीं है, गेट ही होगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम लोग वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, पर यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं। तो यहां पर आपका बी जो पार्ट है ये गलत है, यानी द वर्कर्स गेट्स नहीं होगा, द वर्कर्स गेट होगा, ओनली वर्कर्स गेट। ये नेक्स्ट अगेन देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कुछ एग्जामिनेशन में इनकरेक्ट जो है पूछा जाता है कि इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है, और यहां पर जो पूछा गया 3 गलत और 1 की स्पेलिंग सही है। ठीक है, तो आइए फटाफट देखते हैं। देखिए, कन्वर्ट में मुझे कोई गलती नजर नहीं आती है, लेकिन आपको ऑप्शन सारे पढ़ लें। कनेक्ट की स्पेलिंग गलत है, इसमें डबल एन आना चाहिए, CONNECT, तो एक एन और होगा। यहां पर कंसेंट की स्पेलिंग गलत है, यहां पर जो होना चाहिए एस होना चाहिए, तब होगा सहमति। ऐसे यहां पर कन्विक्ट होना चाहिए, तो यहां पर आई होना चाहिए। तो आपका ये 3 ऑप्शन गलत हैं, सही हो गया ए। ओके, अब आपको एक ईडियम दिया गया है, कूल एज ए कुकुम्बर। देखिए, कुकुम्बर का शाब्दिक अर्थ तो है जिसे खीरा कहते हैं ना, खाने में जो हम सलाद में जिसे खाते हैं, छोटी ककड़ी नुमा एक खाने का जो होता है जिसे हम लोग कुकुम्बर कहते हैं। इसे हम खीरा कह सकते हैं, छोटी ककड़ी कह सकते हैं। जनरली ये सैलेड में काम आता है। ठीक, सो कूल एज कुकुम्बर का मतलब होता है कि बहुत ही शांत प्रिय, बहुत धीर गंभीर शांत जो होता है। तो यहां पर काम एंड कंपोज्ड इसका मीनिंग है। बाकी देखिए इसमें जो है, देखिए नर्वस एंड फिजिटी, फिजिटी का मतलब बेसिकली होता है रेस्टलेस, जो जिनका मन अशांत है, और नर्वस का मतलब है जो निराश है, इरिटेटेड और जो क्रोधित है, झुंझलाया हुआ है, हैप्पी एंड एक्साइटेड यहाँ होगा नहीं, तो काम एंड कंपोज्ड इसका इस ईडियम का मीनिंग। बड़ा अच्छा ईडियम है और अनेक बार ये पूछा जा चुका है। आइए अगला देखिए, यहां पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव में है, पैसिव में बनाना। द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, कि जज ने अपराधी यानी प्रिजनर को गिल्टी पाया। तो देखिए यहां पर ये तो बाई करके लास्ट में चला जाएगा एजेंट के रूप में। ये अभी रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज होता है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में वॉच और वर्क के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो ये फाइंड की थर्ड फॉर्म फाउंड ही है।
तो यहाँ पर प्रिजनर जो है ये सिंगुलर, तो ये वॉज फाउंड होना चाहिए और प्रिजनर सब्जेक्ट बनेगा। तो देखिए जज को सब्जेक्ट बना दिया तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ये इसलिए नहीं हुआ कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस दिया हुआ है। बचा क्या, वॉज फाउंड, कहां दिया, ये वाला। तो आपका आंसर क्या है, बी। तो टेंस देखते ही आपका सही आंसर आना चाहिए। अब अगले एक ईडियम देखिए, ये 15 साल में पहली बार एसएससी में ये ईडियम पूछा गया है। कुछ ईडियम्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली एंड फ्रीक्वेंटली पूछे जाते रहते हैं। हमारी जो बुक है उसमें हमने ऐसे फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली पूछे जाने वाले वर्ड्स उस हमारी बुक में दिए और वीडियो कोर्स में भी दिए हैं। ठीक, ये मान के चलिए कि जो वर्ड्स 2, 4, 5, 6 बार लगातार हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है वो हमारी बुक में मिलेंगे। जैसे है ए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे सबसे ज्यादा पिछले 15 साल में एसएससी में यही ईडियम पूछा गया है। इसका मतलब होता है एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट डे इन वंस लाइफ। जैसे अपने हिंदुस्तान के इतिहास में 15 अगस्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तो वो हमारे हिस्ट्री में क्या है, ए रेड लेटर डे। सो कह सकते हैं 15 अगस्त इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक, ए हेयर इन द बटर 15 साल में पहली बार पूछा गया। बटर एक कहना चाहिए घी का जैसा खाने का, दूध से और उससे बना हुआ एक सब्सटेंस होता है। ये थोड़ा सा कहते हैं ना कि चिकना होता है, ऑयली होता है। इसमें अगर बाल गिर जाए तो पहले तो इतना चिकना होता है कि उसमें से ढूंढकर निकालना मुश्किल होता है। क्लियर? तो एक तरीके से ये चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। यदि बटर में कोई एक बाल पड़ जाए तो पूरे बटर में से जो बहुत चिकनाहट से भरा हुआ होता है उसमें से ढूंढकर फिर उसको निकालना और चिकना। ठीक, तो इसका मीनिंग जो है वो है ए चैलेंजिंग सिचुएशन। बाकी और भी कोई इसका सही मीनिंग नहीं है। अगला आ जाइए, फिर यहां पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पूछा गया। पूछा गया ड्रॉइंग्स और राइटिंग ऑन ए वॉल इन ए पब्लिक प्लेस। आपने देखिए बहुत जगह पर देखा होगा। जनरली अगर आप रेलवे स्टेशन में जाएं, कुछ ओवरब्रिज बने हुए होते हैं, तो जो पब्लिक जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती हैं बहुत सी जगह पर, या ऐसी जैसे मैंने कई बार देखा है कि जो ओवरब्रिज बने हुए होते हैं उनकी जो दीवार होती है उन पर उनको सुंदर दिखाने के लिए उन पर बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना देते हैं, पेंटिंग्स बना देते हैं। ठीक, तो उन पब्लिक प्लेसेस पर दीवारों पर कुछ ड्राइंग्स या कुछ लिखा हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसका सही जो वन वर्ड सब्जेक्ट होगा ग्रेफिटी। ग्रेफिटी पोर्ट्रेट का मतलब तो होता है कोई पिक्चर, खासतौर से आधे शरीर की पोर्ट्रेट बना देते हैं। ड्राइंग, पिक्चर, पेंटिंग, जिसे कुछ भी हो सकता है। कैरिकेचर का मतलब कि किसी के कहते हैं ना कार्टून, आपने देखा होगा पेपर में कि किसी की नाक थोड़ी सी क्रुक्ड है तो उसको लंबी करके दिखा देते हैं, तो कार्टून जैसा कैरिकेचर होता है, पेंसिल से किसी को बहुत ही फनी अंदाज में किसी का चित्र बनाना। और यह कोलाज, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं कई बार फेसबुक पे देखता हूँ, सोशल मीडिया पे देखता हूँ कि कॉलेज से पास आउट बच्चे भी कॉलेज की स्पेलिंग जो होता है वो कोलाज लिख देते हैं। ये कोलाज जो महाविद्यालय है जहां पढ़ते हैं वो ये कोलाज नहीं होता, AGE नहीं होता, वो होता कॉलेज, COLLEGE, सही प्रोनाउंसिएशन कॉलेज, कॉलेज। और ये होता कोलाज। कोलाज अलग अलग चीजों को मिलाकर कोई एक नई पेंटिंग जैसे बना देना। जैसे कुछ पुराने छोटे छोटे रंग बिरंगे कपड़े बच गए, इनको जोड़कर कोई नई चीज बना देना, शो पीस बना देना। आपके पुराने फोटोग्राफ्स को जोड़कर आपने एक बहुत अच्छे अलग अलग बचपन से लेकर अभी तक की एज तक के अलग अलग फोटो जोड़कर कोलाज बना दिया आपने। क्लियर? उसे कोलाज कहा जाता है। यहां पर तो आपका सही आंसर होगा ग्रेफिटी। ठीक है, अगेन आपका सेंटेंस है ग्रामेटिकल एरर के हिसाब से। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक पार्ट गलत है। ठीक, कौन सा पार्ट गलत है वो बताना। सो ये द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्रिटेन एंड अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप आर स्ट्राइकिंग, कि ब्रिटेन और अलग कंट्रीज के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट, जो विरोधाभास है वो बिल्कुल स्पष्ट है, बहुत ही स्ट्राइकिंग है। इस सेंटेंस में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल यहां लगता है। वर्ब हमेशा किसके हिसाब से यूज होना चाहिए? जो सेंटेंस में इसका रियल सब्जेक्ट है। अब देखिए आपका सब्जेक्ट यहां पर यूरोप नहीं है,
आपका सब्जेक्ट यहाँ पर कंट्रीज नहीं है, आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ब्रिटेन नहीं है, बल्कि यूरोप के देशों और ब्रिटेन के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉन्ट्रास्ट आपका रियल सब्जेक्ट है। अब ये कॉन्ट्रास्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, खुद सोचिए। सिंगुलर है तो फिर ये आर नहीं आएगा। यहां पर रियल सब्जेक्ट जो है वो कॉन्ट्रास्ट है, ब्रिटेन या कंट्रीज या यूरोप नहीं है। ये मैंने अनेक बार बताया, एक वीडियो मैंने बनाया था कि वन ऑफ के बाद आने वाला ये नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब इस वन के हिसाब से सिंगुलर होती है, इसके हिसाब से नहीं होता, क्योंकि रियल जो सब्जेक्ट हो ये वन है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज absent टूडे, सो वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज absent, तो आपका सब्जेक्ट स्टूडेंट्स नहीं है। वन ऑफ के बाद आने वाला ये नाउन हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब इस वन के हिसाब से सिंगुलर होता है, बस वैसा ही रूल है। तो रियल सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट है, तो यहां पर ये जो आर दिया हुआ है ये इसकी जगह पर इज होगा, तो आपका सही आंसर होगा बी। अगला आपका एक सेंटेंस में एक पार्ट को बोल्ड करके दिया गया है, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल एरर हो सकती है। क्या एरर है वो आपको बताना है। वो है हैव यू वॉच्ड। सेंटेंस है विच मूवी हैव यू वॉच्ड ऑन टेलीविजन, आपने टेलीविजन पर कौन सी मूवी देखी। व्हेन आई कॉल्ड यू, जब मैंने आपको कॉल किया। तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि जब, यानी इसका पूरा भाव ये कि जब मैंने, व्हेन आई कॉल्ड यू, ये एक तरीके से एडवर्ब क्लॉज है। क्या है ये यहां पर? एडवर्ब क्लॉज। टाइम बताया जा रहा है इस काम के होने का। जब मैंने आपको फोन किया उस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो ये टाइम दिया हुआ एक तरीके से, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। व्हेन आई कॉल्ड यू, क्या है ये? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। देखिए जो हमारी बुक है युवाम इंग्लिश ग्रामर, उसमें क्लॉज का एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर दिया गया है। और क्लॉज 3 तरीके के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। साथ में हमारी ग्रामर में हर चैप्टर के मैंने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके फ्री अवेलेबल करवाए हैं। आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से अगर हमारी ग्रामर बुक खरीदेंगे तो आपको ये वीडियो लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे, साथ में सारे चैप्टर्स हमारी बुक में मिल जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर ये पास्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। विच मूवी वर यू वॉचिंग ऑन टेलीविजन व्हेन आई कॉल्ड यू। आप टेलीविजन पर कौन सी मूवी देख रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? क्या होगा आंसर? बी, वर यू वॉचिंग। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब आ जाइए, देखिए अब यहां पर एक क्लॉज टेस्ट दिया गया है, और बार बार देखिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूंगा, जो कैंडिडेट्स इस बार एसएससी सीजीएल 2022 में जो होने वाला है प्री दिसंबर में और उसके बाद मेंस, ये 2021 के पेपर जो 2022 अप्रैल में हुए हैं वो पेपर में सॉल्व करवा रहा हूं। इन सभी में क्लोज टेस्ट दिया गया। ये 10th नंबर पेपर आज मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। इन सभी में क्लोज टेस्ट दिया गया है। क्लोज टेस्ट का मतलब है आपको एक पैराग्राफ या एक छोटी सी कहानी का पार्ट दे देते हैं और उनमें फिल इन द ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो और बाद में उसके ऑप्शन देते हैं, जैसे ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए आप इस पूरी कहानी को जल्दी से पढ़िए। कहानी है द कैमल एंड द फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स, कि जो ऊंट और जो फॉक्स थे, लोमड़े थे, वो अच्छे दोस्त थे और अच्छे चोर भी थे। यानी ये दोस्त भी थे और साथ में क्या थे? चोर भी थे। वन डे द टू फ्रेंड्स टू क्रॉस द रिवर सो दैट दे कुड ट्रेवल टू ए फार्म टू स्टील फूड, कि एक दिन उन्होंने नदी क्रॉस करने का, अब देखिए क्रॉस करने का डिसाइड किया, मन बनाया, प्लान किया, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये पास्ट में ही होगा और पास्ट में सिर्फ एक ही दिया गया डिसाइडेड, बाकी सब में डिसाइड है। पर चूंकि कहानियां हमेशा पास्ट टेंस में होती हैं, कहानियां किस में होती हैं? पास्ट टेंस में होती हैं। तो यहां पर डिसाइडिंग, विल डिसाइड या आर डिसाइड तो अपने आप में ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट है। ये फ्यूचर हो जाएगा, कहानी तो पास्ट में है, क्योंकि ये दिया गया है कि अच्छे दोस्त थे, वर वेरी गुड फ्रेंड्स, तो यहां पर सिर्फ हो जाएगा डिसाइडेड।
निर्णय किया नदी को पार करने का, ताकि वो भोजन चुराने के लिए एक फार्म में घुस सकें। सो दे कुड ट्रेवल टू ए फार्म। कौन सा फार्म? नियर बाई फार्म। या नियर, नियरेस्ट और नियरली नहीं होगा, पास वाले खेत में घुस सकें भोजन चुराने के लिए, तो यहां पर हो जाएगा नियर बाय फार्म। द स्मॉल फॉक्स स्विम, सो द केमल सेड टू हिज फ्रेंड क्लाइम ऑन टू माई बैक एंड आई विल स्विम अक्रॉस द। अब देखिए रिवर तो है ये, तो रिवर फिर आ जाएगा। तो कहा गया अब इसमें कि जो क्या नाम से था, छोटी लोमड़ी थी, वो तैर नहीं सकी या पार नहीं कर सकी या जानती नहीं थी तैरना, तो उसने कहा भाई, तो उसने कहा मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और मैं नदी के इस पार से दूसरी पार क्रॉस कर जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुड नॉट आ जाएगा, कुड नॉट स्विम, तैर नहीं सकी। तो उसने क्या कहा, अगला जो है कि आई स्विम, सो द केमल सेड टू हिज क्लाइम, यहां पर अप आएगा, क्लाइम अप ऑन टू माई बैक, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। ठीक है, और चूंकि वो नदी का पहले ही चर्चा हो चुकी है, यहां पर देखिए कहीं रिवर का जिक्र आ चुका है, तो लास्ट में यहां पर फिर ये रिवर को ही नदी पार करेगा। जब पहले ही नदी है तो फिर ये समुद्र या मतलब सी या ओशन या लेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर ये इसके सारे सही आंसर मैंने आपको बता दिए। तो देखिए क्लोज टेस्ट भी काफ़ी आसान है। मैं सभी स्टूडेंट को फिर कहना चाहूँगा, यदि आप 2022 का CGL SSC CGL का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो चूंकि अब मेंस के अंदर इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आपको SSC CGL का प्रीलिम्स और मेंस को पास करने के लिए ये जो हम प्रीवियस पेपर्स की जो सॉल्व्ड पेपर्स की सीरीज हम आपको दे रहे हैं, इन्हें रेगुलरली देखना। क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वर्ड्स का यानी वोकैब का, आइडियल फ्रेजेस का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्या लेवल है, ग्रामर में किस तरीके के रूल्स के आधार पर कॉमन एरर पूछी जा रही है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए ये वीडियो सीरीज काफ़ी फायदेमंद होगी। आप सभी लोग इसको ध्यान से देखें और इसको आसानी से पढ़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।